वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये हमारा पीवाईक्यू सेट 4 रहने वाला है। इसके पहले हमने 3 अपलोड कर दिए हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम इम्पोर्टेंट हमारा ये डिस्कशन और क्वेश्चंस यहाँ पर हम देख लेते हैं। आज लगभग हम 40 से अधिक प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं, क्योंकि साथियों आज हमने क्या किया है कि जो 2 फरवरी का आपका था तो उसमें हमने थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट दोनों के क्वेश्चंस एक साथ डिस्कस करने का फैसला किया है। तो दोनों के आज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो लगभग 40 प्लस क्वेश्चन हम यहाँ पर आज देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। साथ ही कल मुझे कमेंट आया था कि आप ये क्वेश्चंस कहाँ से लाते हैं, ये क्वेश्चन फर्जी तो नहीं है, गलत तो नहीं है। साथियों ये क्वेश्चन हम आंसर शीट से लेकर आते हैं, जो आपका एग्जाम हुआ था फिर आंसर शीट आती है। तो एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक है। और जब हम 20 प्रश्न देख रहे हैं, ये आपका 2 फरवरी 2023 का जो फोर्थ शिफ्ट है 5-15 6-15 के बीच में था उसका, इसके बाद हम थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और साथियों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लोहा और इस्पात उद्योग हैं। क्या है प्रश्न कि जो लोहा और इस्पात हैं ये किस प्रकार के उद्योग हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हथकरघा, सेकंड ऑप्शन है कृषि, तीसरा ऑप्शन है खनिज आधारित, और फोर्थ है कृषि आधारित। तो राइट आंसर हो जाएगा खनिज आधारित, क्योंकि लोहा और इस्पात दोनों हमें खदानों से निकाल के लाना पड़ता है। ये खनिज हैं, कच्चे रॉ मेटल के रूप में आते हैं, फिर प्रोसेसिंग करके कुछ अन्य धातु मिलाकर इनको हम फाइनल प्रोडक्ट में बनाते हैं। तो लोहा और इस्पात किस प्रकार के उद्योग है, तो खनिज आधारित उद्योग है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, यानी जो राज्य में चीफ मिनिस्टर होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उपराष्ट्रपति के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल के द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल महोदय के द्वारा। तो भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जैसे कभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ तो आपने देखा होगा कि जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है उसको पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई है, और राज्यपाल महोदय ने दिलाई है। जैसे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव हो गए, छत्तीसगढ़ के विष्णु साव हो गए, और हमारे राजस्थान के भजनलाल शर्मा हो गए, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी हो गए, और मिजोरम के कोई लालुंगमा नाम के अधिकारी हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी, वो वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून की अवधि जून से आरंभ से सितंबर के मध्य तक कितने दिनों की रहती है। तो यहाँ पर जो हमारा मानसून का सीजन था उसके दिन बताने को कितने दिनों तक लगभग भारत में वर्षा होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 200 से 240 दिन, दूसरा ऑप्शन है 100 से 120 दिन, तीसरा ऑप्शन है 60 से 80 दिन, और फोर्थ ऑप्शन है 260 से 280 दिन। तो करेक्ट आंसर है 100 से 120 दिन भारत में वर्षा होती है। तो भारत में जो मानसून जून से शुरू होता है और सितंबर तक खत्म हो जाता है, इसकी अवधि कितनी है, तो वो है 100 से 120 दिन। विकल्प दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भारत के लिए क्रिकेट टेस्ट मैच में पहला शतक लगाया था। तो कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत के लिए टेस्ट मैच में, ना कहा यहाँ पर हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें पहला इन्होंने सेंचुरी बनाई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है पंकज राय, दूसरा है सीके नायडू, तीसरा है वीनू मांकंड, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा लाला अमरनाथ। तो करेक्ट आंसर है लाला अमरनाथ। भारत के लेजेंडरी क्रिकेटर थे जिन्होंने टेस्ट मैच में पहला सेंचुरी भारत की तरफ से लगाया था। किसने, लाला अमरनाथ ने। ऑप्शन 4 बिल्कुल है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काम के अधिकार को लागू करने के लिए भारत की केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था, और इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मनरेगा। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में लाया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2007 में, दूसरा ऑप्शन है 2005 में, तीसरा ऑप्शन है 2006 में, और फोर्थ ऑप्शन है 2009 में। तो करेक्ट आंसर इसको 2005 में लाया गया था। कब, 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लाया गया था, और इसमें ग्रामीण जनों को 100 दिन का रोजगार अवसर कराने का प्रावधान था, यानी कि उनको गांव के अंदर ही 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ये इसका मेन मकसद था मनरेगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने वर्ष में एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया था। तो भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में एक कानून लाया गया था जिससे जो जम्मू कश्मीर में अलग से थोड़ा राज्य का दर्जा था, 370 था, आर्टिकल 35 ए था, उसको रद्द कर दिया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2018 में, दूसरा ऑप्शन है 2014 में, तीसरा ऑप्शन है 2021 में,
और फोर्थ ऑप्शन है 2019 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2019 में साथियों विशेष कानून संसद में लाया गया था, जिसके तहत 370 धारा 370 और आर्टिकल 35A को संविधान से रिमूव कर दिया गया था। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2022 में मेडागास्कर गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है। तो उस समय करंट अफेयर्स के लिहाज से प्रश्न था। अब भी आप देख लेना, जो भी लास्ट 5 से 6 महीनों में अलग अलग नियुक्तियां हुई हैं वो देख लेना। कोई राज्यपाल बने हैं, कोई राजदूत बने हैं, या जो भी अलग अलग विभागों में कोई सचिव बना है, तो सब देख लेना क्योंकि वो आपका करंट में पूछ सकता है। तो सितंबर 2022 में मेडागास्कर गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है अभय कुमार को, दूसरा ऑप्शन है नवीन श्रीवास्तव को, तीसरा ऑप्शन है बंडारू विल्सन बाबू को, और फोर्थ है मनप्रीत वोहरा को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बंडारू विल्सन बाबू को सितंबर 2022 में मेडागास्कर गणराज्य का राजदूत नियुक्त किया गया था। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में क्यों हो जाता है। साइंस का क्वेश्चन है। सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में क्यों हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में सिल्वर में जंग लगने के कारण, दूसरा है रिडॉक्स अभिक्रिया के कारण, तीसरा है सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन के अपघटन के कारण, और फोर्थ है सिल्वर क्लोराइड में सिल्वर ऑक्साइड के विस्थापन के कारण। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण। विकल्प तीसरा बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, ऐसा हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है किरण रिजिजू, दूसरा ऑप्शन है नारायण राणे, तीसरा है अनुराग ठाकुर, और फोर्थ है अश्विनी वैष्णव। तो करेक्ट आंसर है साथियों अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये वर्तमान में क्या है, हमारे भारत के केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है, साथ ही साथ ये रेल मंत्री भी है। क्या है, रेल मंत्री भी हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों का प्रयोग की मुख्य आवश्यकता क्या थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है फसल उगाने की पुराना पद्धति का उपयोग, दूसरा है पानी की अनियमित आपूर्ति का उपयोग, तीसरा है स्थानीय बीजों का उपयोग, और फोर्थ है उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग। तो करेक्ट आंसर यही है हमारा उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग। तो साथियों हरित क्रांति के माध्यम से हमने क्या किया कि उच्च उपज देने वाली फसलें लगाई ताकि उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग हम कम करें। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भीमराव अंबेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना कब की गई थी, या दलित वर्ग संघ की स्थापना कब की गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1932 में, दूसरा ऑप्शन है 1926 में, तीसरा ऑप्शन है 1928 में, और फोर्थ है 1930 में। तो करेक्ट आंसर है हमारा 1930 में। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और फिर मैं आपके लिए और ऐसे वीडियो लेकर आऊँगा आगे। सब्सक्राइब करना पूरी तरह निःशुल्क है, तो कंजूसी ना करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बी आर अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग की स्थापना कब की गई थी, तो 1930 में करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रखरखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था। क्या प्रश्न कि जो चोल साम्राज्य का अभिलेख है उनके अनुसार विद्यालयों के रखरखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था। तो फर्स्ट है देवदान, दूसरा है शाला भोग, तीसरा है ब्रह्मादेय, और फोर्थ है वेल्लन वोगाई। तो करेक्ट आंसर है शाला भोग। यानी कि साथियों जो विद्यालयों को बनाने के लिए उनके जो लैंड अलॉट किया जाता था उसको क्या बोला जाता था, उसको शाला भोग बोला जाता था। अगला प्रश्न है कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है। क्या है कि कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है। फर्स्ट विकल्प है हमारा फास्फोरस, दूसरा है मीथेन, तीसरा है कार्बन, और फोर्थ है ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर है फास्फोरस। कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है, तो हो जाएगा फास्फोरस, ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। मक्का और धान की फसलों की कटाई के दौरान किया जाने वाला हुरका बाउल नृत्य मुख्यतः एक कथात्मक नृत्य है। ये निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो इसका नाम क्या है, तो हुरका बाउल नाम है। क्या है, हुरका बाउल नाम है, और कथा के माध्यम से नृत्य किया जाता है। और एक और हिंट दिया इन्होंने कि मक्का और धान की फसलों की कटाई के समय पर किया जाता है। तो कौन सा राज्य से संबंधित है ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा राज्य, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा पंजाब राज्य, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा उत्तराखंड राज्य। तो करेक्ट आंसर है उत्तराखंड राज्य। तो साथियों जो हुरका बाउल नृत्य है ये किस राज्य का है, तो ये उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख नृत्य है। जैसे पंजाब का भांखड़ा और गिद्धा है, उड़ीसा का
धानु जानू यात्रा है ना, ऐसे ही। तो ये वहाँ के अलग अलग फेस्टिवल्स और डांस हैं, देख लेना आप एक बार सभी राज्यों के। अगला प्रश्न है, राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को के रूप में जाना जाता है। इन सड़कों का निर्माण और रखरखाव राज्य लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाता है। तो हमें देखना चाहते हो कि जो राज्य की राजधानी से विभिन्न जिला मुख्यालय, यानी कि ये हमारा भोपाल राजधानी हो गई, अब इससे उज्जैन को, इंदौर को, जबलपुर को, मंडला को, बालाघाट को, है ना। तो ऐसे जो जोड़ते हैं वो सड़कें कौन सी सड़कें कहलाती हैं, जिनका रखरखाव कौन करता है, तो लोक निर्माण विभाग कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जिला मार्ग, दूसरा है सीमांत सड़कें, तीसरा है राज्य राजमार्ग और फोर्थ है राष्ट्रीय राजमार्ग। तो साथियों उनको हम बोलते हैं राज्य राजमार्ग। तो जो राज्य की राजधानी से विभिन्न जिला मुख्यालयों को जोड़ता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम राज्य राजमार्ग, यानी कि स्टेट हाईवेज। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साजिबू चेरा ओबो भारतीय राज्य में सनमाहिज्म धर्म का पालन करने वाले लोग का चंद्र नववर्ष उत्सव है। क्या है प्रश्न है कि साजिबू चेरा ओबो ये जो एक चंद्र नववर्ष है, ये किस राज्य के लोगों के लिए नववर्ष की तरह होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मणिपुर के लिए, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश के लिए, तीसरा है सिक्किम राज्य के लिए और फोर्थ है असम राज्य के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर वालों के लिए होता है। तो मैं फिर से पूरा प्रश्न रिपीट करूंगा कि साजिबा चेरा ओबू भारतीय राज्य मणिपुर में सन माहिज्म धर्म का पालन करने वाले लोगों के लिए एक नया चंद्र नववर्ष होता है। एक अलग नया ही धर्म है सन माहिज्म। इसके फॉलोअर कहाँ है आपको, मणिपुर में। और अभी हाल फिलहाल में मणिपुर काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि वहाँ पर मेतई और कुकी समूह ने जमकर वायलेंस किया है और दोनों समुदाय में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं। तो उसके कारण मणिपुर बहुत ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। तो मणिपुर पर भी विशेष ध्यान दें, प्रश्न परीक्षा में बन सकता है। अगला प्रश्न है, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंतर्गत पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन है सिडनी में, दूसरा है ब्रिस्बेन में, तीसरा है एथेंस में और फोर्थ है टोक्यो में। तो करेक्ट आंसर है एथेंस में। तो जो हमारी वर्तमान की आईओसी है, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके सानिध्य में इसके अंतर्गत फर्स्ट ओलंपिक खेल कहाँ पर खेले गए थे, तो एथेंस में खेले गए थे। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। क्या है जो नाबार्ड है, इसका पूर्ण रूप क्या है। तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं साथियों, नाबार्ड का पूर्ण रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और साथियों प्रिपरेशन कम से कम 10 से 15 परीक्षाओं में आ चुका है। एसएससी इसको बार बार पूछता है, एसएससी दिल्ली पुलिस में भी, एसएससी जीडी में भी। ये प्रश्न है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ लें। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, ये क्या काम करता है, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। क्योंकि मैंने 2022 में भी हमने जब ऐसे जीके क्वेश्चंस बनाए थे और दिल्ली पुलिस में भी हमने बनाए थे, तो वहां पर भी नाबार्ड का बार बार जिक्र आया था। तो नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है, तो वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसको आप जरूर एक बार थोड़ा सा डीप में पढ़ ले, क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे यहाँ पर आपको चांस रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसे कथक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको कथक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है टंकेश्वर हजारिका बोरबयान, दूसरा है सरोंदी सेकिया, तीसरा है सुनैना हजारीलाल और फोर्थ है जोगेन दत्ता बयान। तो साथियों करेक्ट आंसर है सुनैना हजारीलाल को कथक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको, सुनैना हजारीलाल को। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। यानी कि जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उनको हमने किस देश से लिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका से, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम से, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका से और फोर्थ है कनाडा से। तो साथियों मूल अधिकारों के सिद्धांत को हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने उनको लिया है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब साथियों हमने फोर्थ शिफ्ट के सारे क्वेश्चन देख लिए। अब हम यहाँ पर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं उसी दिन के, क्योंकि एक दिन में आपके 4 शिफ्ट होते हैं, 1 घंटे का पेपर होता है। तो 2 फरवरी 2023 का अब हम थर्ड शिफ्ट का 2:30 से 3:30 के बीच में होता है, उसके यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। अब हम उनको देखेंगे ताकि जो 2 फरवरी वाली शिफ्ट है हमारी कंप्लीट हो जाए। अब कल से हम 3 फरवरी वाली शिफ्ट के क्वेश्चन देखने यहाँ पर देखेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपको पूरे 2023 और 22-21 सारे में क्वेश्चंस ला के दूंगा जब तक आपका एग्जाम होगा। तो साथियों आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ये थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज में आ गया है।
तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वो उन्होंने किस वर्ष में उसको होस्ट किया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड ऑस्ट्रेलिया होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स। तो साथियों उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स को कब होस्ट किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 2018 में, दूसरा है 2014 में, तीसरा है 2002 में और फोर्थ ऑप्शन है 1991 में। तो साथियों 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया था और भारत भी कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा होता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? कौन सा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यह किस वर्ष में लागू किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है 1948 में, दूसरा है 1951 में, तीसरा ऑप्शन है 1950 में और फोर्थ ऑप्शन है 1949 में। तो करेक्ट आंसर है 1948 में। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह 1948 में लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। तो साथियों 1997 में, दूसरा है 2001 में, तीसरा है 1981 में और फोर्थ है 1991 में। तो साथियों 1991 में भुगतान संतुलन के संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई। उस समय साथियों जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व था वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, लगभग $5 बिलियन से भी नीचे आ गया था 1991 में। उसके बाद हमारे जो देश के तत्कालीन उस समय के वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा एलपीजी लाया गया था, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे। उसके बाद ही भारत की काफ़ी ज़्यादा स्थिति में सुधार हुआ और आज आप देख सकते हैं हम लगभग $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर हैं। तो 1991 में भुगतान संतुलन में संकट के कारण आर्थिक सुधारों को लाया गया था, जिसमें लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसे शामिल है। ये तीनों मेन उस समय की रोल इन्होंने निभाया था। क्योंकि साथियों क्या हुआ था कि हम 1947 में आज़ाद हुए थे, तो हमें काफ़ी ज़्यादा डर था कि फिर से हमें कोई गुलाम वगैरह ना बना ले। इसलिए हमने ना तो प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया था, ना हमने ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड हमारे इकोनॉमी को किया था। लेकिन 1991 में फिर ये रिफॉर्म्स लाए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंधित है? तो कौन से वो नर्तक यानी डांसर है जो कथकली नृत्य से संबंधित है? तो फर्स्ट है हमारा दर्शना झावेरी, दूसरा है वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम, तीसरा है शोभना नारायण और फोर्थ है कुंचू कुरूप। तो करेक्ट आंसर साथियों कुंचू कुरूप। कौन है कुंचू कुरूप? तो निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली संबंधित है? तो कुंचू कुरूप साथियों उससे संबंधित है। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, 2022-23 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? किसके रूप में? ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के रूप में किसे नामित किया गया? फर्स्ट विकल्प है हमारा प्रताप पंवार को, दूसरा है मधुकर कामत को, तीसरा ऑप्शन है आशीष अग्रवाल को और फोर्थ है देवेंद्र विजय दर्डा को। तो करेक्ट आंसर है साथियों प्रताप पंवार को 2022-23 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? प्रताप पंवार को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया था? हालांकि हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है पंथ निरपेक्ष शब्द को। तो इसको किस वर्ष में लाया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन 1976 में, दूसरा है 1972 में, तीसरा है 1974 में और फोर्थ ऑप्शन है 1970 में। तो करेक्ट आंसर है 1976 में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। अच्छा साथियों, पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि जो स्टेट है यानी कि जो देश है, जो राज्य है, उसका कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं होगा। यानी कि जैसे कि बहुत सारे हमारे मान लो ब्रिटेन है, उनका ऑफिशियल धर्म क्या है? वो ईसाई धर्म है। पाकिस्तान है, उनका ऑफिशियल धर्म क्या है देश का? तो वो इस्लाम है। लेकिन भारत का ऐसा कोई भी नहीं है, तो ये पंथ निरपेक्ष शब्द उस समय जोड़ा गया था। यानी कि इससे मतलब पड़ता है कि भारत पंथ निरपेक्ष देश है, इसका ऑफिशियल कोई भी रिलीजन नहीं है। तो इसको 1976 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और ये कौन थे? तो जो बुद्ध थे वो शाक्य गण के एक छोटे से गण से आए हुए थे। वो कौन थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है वो ब्रह्मा थे, दूसरा ऑप्शन है वैश्य थे, तीसरा ऑप्शन है क्षत्रिय थे और फोर्थ ऑप्शन है शूद्र थे। तो साथियों वो क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय थे। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध शाक्य क्या है? एक छोटे क्षत्रिय गण से आए हुए व्यक्ति थे या उनका एक छोटा कबीला टाइप होगा। तो बौद्ध शाक्यगण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और वो क्या थे? एक क्षत्रिय थे। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द जमींदारी एसोसिएशन पॉपुलरली नाउन एज? तो जो साथियों जो जमींदारी एसोसिएशन था उसको अन्य हम किस नाम से जानते थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है पीसेंट सोसाइटी, दूसरा है टेनेंट्स सोसाइटी, थर्ड ऑप्शन है हमारा लैंड होल्डर सोसाइटी और फोर्थ ऑप्शन है फार्मर सोसाइटी। तो साथियों जो जमींदार एसोसिएशन था उसको हम लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जानते थे। यानी कि
भूधारक सोसाइटी। क्या है? लैंड होल्डर सोसाइटी, यानी कि भूधारक सोसाइटी के नाम से उनको हम जानते थे। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों क्या हुआ, बहुत सारे प्रश्न मुझे हिंदी लैंग्वेज में नहीं मिल रहे थे, तो फिर मैंने उनको इंग्लिश में ढूंढा तो इंग्लिश में मिल गए, तो हमने वहां से उनको निकाल लिया है। अब अगला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में पार्टियों के रूप में होते हैं। जो हमारा इंटरनेशनल व्यापार होता है उसके समझौतों में पार्टियों के रूप में कौन होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है दो या उससे अधिक देश, दूसरा है दो या उससे अधिक राज्य, तीसरा ऑप्शन है दो भिन्न शहर, और फोर्थ है दो या उससे अधिक प्रांत। तो करेक्ट आंसर है दो या उससे अधिक देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में शामिल होते हैं। साथ ही जैसे दो, मान लो भारत और अमेरिका के बीच में कोई व्यापारिक समझौता हो गया, लेकिन फिर हम चाहते हैं कि इसका दायरा और बढ़ाया जाए, तो हमने नेपाल को शामिल कर लिया। ठीक उसी प्रकार से तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में दो या उससे अधिक देश शामिल होते हैं। आपने बहुत सारा देखा हो, जैसे इंडो आसियान पैक्ट है, या तो एक तरफ तो सिर्फ भारत देश और पूरी तरह आसियान जितने भी कंट्री 10 वो सभी उसमें शामिल है। तो कुछ उसी प्रकार का ये प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरित क्रांति का एक घटक नहीं है। क्या है? कि जो हरित क्रांति देश में आई थी उसका एक घटक नहीं था। तो फर्स्ट ऑप्शन है अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीच, दूसरा है न्यूनतम समर्थन मूल्य, तीसरा है एकाधिक फसल पैटर्न, और फोर्थ है उर्वरक और रसायनों का प्रयोग। तो साथियों जो देश में हरित क्रांति आई थी उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट नहीं था। बाकी अधिक उपज देने वाली फसलें, एकाधिक फसल पैटर्न और उर्वरक और रसायनों का उपयोग उसमें शामिल था, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस समर्थन मूल्य का कॉन्सेप्ट उसके अंदर नहीं था। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपराधिक प्रक्रिया पुलिस अधिकारियों या जेल अधिकारियों को दोषियों या किसी अपराध के गिरफ्तार करने के लिए कुछ लोगों के पहचान योग्य जानकारी जैसे उंगलियों की छाप, जैविक नमूने एकत्र करने की अनुमति देता है। तो वह कौन सा आपराधिक अधिनियम था साथियों जो पुलिस अधिकारियों को उंगलियों की छाप, जैविक नमूने आदि लेने की अनुमति देता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पहचान अधिनियम 2022, दूसरा है निशान अधिनियम 2021, तीसरा ऑप्शन है दंड अधिनियम 2022, और फोर्थ ऑप्शन है नमूना अधिनियम 2022। तो साथियों पहचान अधिनियम 2022 के अंतर्गत ही पुलिस या जेल अधिकारी किसी भी अपराधी के उंगलियों की छाप और जैविक नमूने उसके ले सकते हैं। तो ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहचान अधिनियम 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली एडक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? कौन सी? तो कौन सी नृत्य शैली जो कि एडक्का नाम के संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ओडिसी, दूसरा है मणिपुरी, तीसरा है कथक, और फोर्थ है मोहिनी अट्टम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम एडक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। और साथियों जहाँ तक हमने पेपर के एनालिसिस कर रहे हैं तो नृत्य से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके आ रहे हैं। हर शिफ्ट में एक एक दो दो प्रश्न आपको नृत्य से, उससे जुड़े वाद्य यंत्र से या उससे जुड़े हुए प्रसिद्ध कलाकार से आ रहे हैं। तो आप नृत्य के ऊपर प्रत्येक राज्य के 28 राज्यों के नृत्य जरूर एक बार देखें, आपको वहाँ से डेफिनेटली प्रश्न देखने को मिलेगा। तो जो हमारा आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है उसको आप एक बार थोड़ा सा डीप में जरूर पढ़ें, क्योंकि अभी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा हमारे पास टाइम है। तो आप आर्ट एंड कल्चर को एक बार विशेष तौर पे पढ़ के उसके शॉर्ट्स नोट्स बना लें, ताकि जब आपका एग्जाम आए तब उसको एक बार अच्छे से आप रिविजन भी कर सकें। प्रश्न है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? तो जो बेकिंग सोडा होता है साथियों तो उसका हमें केमिकल नाम बताना है। ये तो साथ निभाना साथिया वाली बात हो गई। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दूसरा है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, तीसरा है सोडियम कार्बोनेट, और फोर्थ है कैल्शियम सल्फेट। तो साथियों जो बेकिंग सोडा होता है उसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ध्यानचंद अवार्ड, दूसरा है अर्जुन अवार्ड, तीसरा है परमवीर चक्र, और फोर्थ है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो साथियों कौन सा पुरस्कार है जो राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर नहीं दिया जाता है? तो वो है साथियों परमवीर चक्र यानी कि पीवीसी। ये आपको खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए नहीं दिया जाता है, ये आपको युद्ध में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। कौन सा? परमवीर चक्र। जैसे कि लास्ट टाइम परमवीर चक्र कब मिले थे? वो 1999 में मिले थे, क्योंकि 1999 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ये है ना सिर्फ युद्ध काल का दिया जाने वाला चक्र है, शांति काल में आपको कभी भी परमवीर चक्र देखने को नहीं मिलेगा। तो जो परमवीर चक्र सिर्फ युद्ध काल में दिया जाता है, तो 1999 में लास्ट टाइम दिए गए थे। बाकी अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड प्रतिवर्ष खेल दिवस के दिन 28 फरवरी को दिए जाते हैं राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में भारत में मोकामा बिहार से विधानसभा सदस्य बने थे? तो वो कौन है? जो नवंबर 2022 में उपचुनाव हुआ था उसमें जो मोकामा विधानसभा क्षेत्र है बिहार का, वहां से सदस्य बने थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है नीलम देवी, दूसरा है तेजस्वी यादव, तीसरा ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल, और फोर्थ है मोहन कुमार गुप्ता।
तो करेक्ट आंसर है नीलम देवी। तो नीलम देवी 2022 में, हालांकि अब इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे प्रश्न कभी भी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, दशहरा जो रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है, ये किस हिंदू महीने में हम मनाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है फाल्गुन महीने में, दूसरा है कार्तिक महीने में, तीसरा है चैत्र महीने में और फोर्थ है अश्विन के महीने में। तो करेक्ट आंसर है अश्विन के महीने में इसको हम मनाते हैं। तो आप सारे फेस्टिवल, जैसे कल क्या का पूछ लिया था, रक्षाबंधन का पूछ लिया था, हमने देखा था। तो ऐसे साथियों आप है ना हिंदू फेस्टिवल, जो जितने भी हमारे फेस्टिवल है उनको हिंदू माह के अनुसार भी एक बार जरूर देख लें, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछ सकता है। जैसे कल रक्षाबंधन का आया था और उसके पहले भी एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, शायद वो होली का मिला था कि हम फाल्गुन महीने में मनाते हैं। तो हाँ देखिए, 3 शिफ्ट में 3 अलग अलग प्रश्न इस टाइप के इन्होंने पूछ लिए हैं। तो दशहरा किस हिंदू माह में मनाया जाता है? तो अश्विन माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का के कौन से सदन के नेता लोग भाग लेते हैं? तो जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें सभी राज्य भी वोट डालते हैं। तो वो कौन सा या तो सदन होता है जिसके सदस्य वहां पर वोट डाल सकते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है विधानसभा और विधान परिषद दोनों के, दूसरा है न तो विधानसभा के ना ही विधान परिषद के, तीसरा ऑप्शन है विधानसभा के और फोर्थ है विधान परिषद के। तो साथियों जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो सिर्फ और सिर्फ जो विधानसभा होती है उसके सदस्य ही वहां पर वोट डाल सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे हमारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, हालांकि कम ही राज्य है, कुल 5 राज्य हैं। तो वहाँ के सिर्फ विधानसभा के सदस्य ही वोट डालेंगे, विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डाल सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधानसभा के सदन के ही नेता भाग ले सकते हैं और वही उसमें वोट डाल सकते हैं। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विधानसभा के। तो चलिए साथियों, यहाँ पर हमारा 2 फरवरी 2023 का इंपॉर्टेंट वीडियो 3rd शिफ्ट का भी और 4th शिफ्ट का भी यहाँ पर हमने अच्छे से देख लिया है। लगभग हमने 40 प्रश्न यहाँ पर सोल्व करे, 1-2 प्रश्न इसमें कम थे, वो मुझे मिल नहीं पाए थे। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। आपको जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो वहाँ पर प्लीज़ आप वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आपका कोई दोस्त वगैरह तैयारी कर रहा है तो उसको भी आप वीडियो भेज सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या कोई त्रुटि हो तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। जय हिंद, राम राम।